तो आज हम सब एक बहुत लंबे सफर पर निकलने वाले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के हजारों साल पुराने इतिहास की एक तेज रफ्तार यात्रा। ये कहानी है प्राचीन सभ्यताओं की, बड़े बड़े साम्राज्यों की और हाँ, एक आधुनिक राष्ट्र के जन्म की। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं। अब सवाल ये है कि हजारों साल की इतनी बड़ी कहानी को कुछ मिनटों में कैसे समेटा जाए। सच कहूं तो ये बहुत मुश्किल काम है, लगभग नामुमकिन सा। लेकिन हम कोशिश करेंगे उन अहम पड़ावों और उन बड़े टर्निंग पॉइंट्स पर फोकस करने की जिन्होंने जमीन को वो शक्ल दी है जिसे हम आज देखते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ, मतलब जब पहले इंसानों ने इस धरती पर कदम रखा और अपनी पहली बस्तियां बसाई। देखते हैं कि कैसे इन शुरुआती नींवों पर आने वाले हजारों सालों की शानदार इमारत खड़ी हुई। 65,000 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 65,000 साल। ऐसा माना जाता है कि करीब इतने ही साल पहले पहले आधुनिक इंसान यानी हम जैसे होमोसेपियंस अफ्रीका से चलकर भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचे थे और यहीं से इस जमीन पर इंसानी कहानी का पहला पन्ना लिखा गया। अब देखिए चीजें कितनी तेजी से बदली। करीब 7000 ईसा पूर्व में हमें मेहरगढ़ जैसी जगहों पर खेती के पहले निशान मिलते हैं। फिर कुछ ही हजार साल के अंदर 3300 ईसा पूर्व तक यहाँ दुनिया की सबसे पहली और एडवांस्ड शहरी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता जन्म लेती है। और फिर 1500 ईसा पूर्व के आसपास आता है वैदिक काल, जिसने इस पूरे इलाके के कल्चर और धर्म को हमेशा के लिए बदल दिया। सिंधु घाटी सभ्यता सच में अपने वक्त से बहुत बहुत आगी थी। जरा सोचिए, हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहर जहां आज से हजारों साल पहले आज के मॉडर्न शहरों की तरह वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम थे। लेकिन फिर करीब 1900 ईसा पूर्व में ये महान सभ्यता अचानक जैसे गायब हो गई। क्या हुआ था? ये आज भी इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। तो सिंधु घाटी के पतन के बाद भारत की कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब मैदान में आते हैं बड़े बड़े साम्राज्य और ऐसे नए विचार जिन्होंने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को बदला। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास गंगा के मैदानों में एक नई हलचल शुरू होती है। शहर फिर से तेजी से बसने लगते हैं। 16 बड़े बड़े राज्य सामने आते हैं जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। और इसी माहौल में जन्म होता है दो बड़े विचारों का, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिन्होंने उस दौर की वैदिक परंपराओं को एक नई दिशा दी। ये दौर था साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने का। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के पहले सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। सम्राट अशोक ने तो इसे आज के अफगानिस्तान से लेकर नीचे कर्नाटक तक फैला दिया। फिर सदियों बाद आता है गुप्त साम्राज्य का सुनहरा दौर, और दक्षिण में चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत का तो कोई जवाब ही नहीं था। उनका दबदबा साउथ ईस्ट एशिया तक था। गुप्त काल को भारत का गोल्डन एज यूं ही नहीं कहते। इस दौरान साइंस, आर्ट, लिटरेचर, हर चीज में कमाल का काम हुआ, खास तौर पर मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी में। और हाँ, दुनिया को जो जीरो का कॉन्सेप्ट मिला ना, वो इसी दौर की देन है। जरा सोचिए, बिना जीरो के क्या आज की हमारी डिजिटल दुनिया मुमकिन थी? बिल्कुल नहीं। अब कहानी पहुंचती है मध्यकाल में। ये वो दौर था जो भारत में संस्कृतियों का एक संगम देखने को मिला। बाहर से नए लोग आए, नए धर्म आए और यहाँ की संस्कृति के साथ मिलकर एक बिल्कुल नई पहचान बनी, जिसका असर आज भी गहरा है। इस्लाम की आमद 8वीं सदी में ही अरब व्यापारियों के जरिए सिंध के तटों पर हो गई थी। लेकिन जो बड़ा राजनीतिक बदलाव आया, वो आया 12वीं सदी के आखिर में, जब तुर्क शासकों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और इस सल्तनत ने अगले कई सौ सालों तक उत्तर भारत का इतिहास तय किया। ये साल इतिहास में बहुत अहम है। 1526 इसी साल मध्य एशिया से आए बाबर ने दिल्ली सल्तनत का अंत किया और मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। एक ऐसा साम्राज्य जो 300 साल से भी ज्यादा चला और जिसने भारत के आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। मुगल दौर कितना कॉम्प्लेक्स था, ये समझने के लिए बस इन दो बादशाहों को देखिए। एक तरफ है अकबर, जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए मशहूर हुए। उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स तक हटा दिया था। और फिर उन्हीं के पड़पोते औरंगजेब, जिनकी नीतियां काफी अलग थीं। उन्होंने जजिया को वापस लगा दिया और उनके दौर के सोर्सेज में जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं का भी जिक्र मिलता है।
तो जब दिल्ली में मुगल पावर कमजोर होने लगी तो इस खालीपन को भरने के लिए दूसरी ताकतें खड़ी हो गईं, जैसे पश्चिम में शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य और उत्तर में एक मजबूत मिलिट्री पावर के तौर पर सिख साम्राज्य उभरा। और फिर कहानी में एक बिल्कुल नया प्लेयर आता है, समंदर के रास्ते से यूरोपियन पावर्स। ये आए थे तो बस व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के मालिक बन बैठे। ये सब रातों रात नहीं हुआ, ये करीब 200 साल लंबा प्रोसेस था। इसे 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, वो व्यापारी बनकर आए। दूसरा, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे राजनीतिक कंट्रोल हासिल कर लिया। और तीसरा, 1857 की क्रांति के बाद भारत पर सीधा ब्रिटेन की महारानी का शासन हो गया। इसी को हम ब्रिटिश राज कहते हैं। 1858 ये वो साल है जब पावर का ट्रांसफर ऑफिशियली पूरा हो गया। ब्रिटिश राज शुरू हो चुका था और इसने इस उपमहाद्वीप की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ने के लिए एक जबरदस्त आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और 20वीं सदी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस लड़ाई ने एक अनोखा हथियार अपनाया, अहिंसा। सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा, इन तरीकों ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की जड़ें हिला दी। दशकों के संघर्ष के बाद आखिरकार वो सुबह आई। भारत आज़ाद होने वाला था। लेकिन एक नए राष्ट्र का ये जन्म आसान नहीं था। इसमें बहुत दर्द था, बहुत मुश्किलें थीं, और इसने इस जमीन का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। 15 अगस्त 1947, सदियों की गुलामी के बाद आज़ादी का सवेरा। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये एक नए युग का ऐलान था। लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत बड़ी और दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। देश का बंटवारा हो गया, जिससे पाकिस्तान बना। लाखों लोगों को अपने घर-बार छोड़ने पड़े और जो हिंसा हुई वो इतिहास का एक काला अध्याय है। पर इन सब जख्मों के बावजूद भारत ने एक नए सफर की शुरुआत की, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर। तो इतनी लंबी कहानी के बाद हम आज यहाँ खड़े हैं। हजारों साल का इतिहास, अनगिनत सभ्यताएं, साम्राज्य, विचार, संघर्ष, ये सब विरासत में लेकर आज का भारत किस ओर जा रहा है? इसका भविष्य कैसा होगा? खैर, ये वो सवाल है जिसका जवाब इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा। इसका जवाब तो आने वाली पीढ़ियां ही लिखेंगी।